बल्कि मीडिया तो खुशियां ये मना रहा है कि एक माफिया का अंत हुआ, माफिया का साम्राज्य बताया जा रहा है, लगातार ये दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी इन तीनों आरोपियों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस कस्टडी मांगती है, रिमांड मांगती है, लेकिन इसको सीधे ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया 14 दिन की। तो यानी कि पुलिस को कोई पूछताछ नहीं करनी है, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाया तो फिर सारे पाप धुल गए हैं। और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद तो कोई आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि मौत तो एक मुसलमान की हुई है, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो, तबरेज अंसारी हो, जुनैद हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, क्योंकि कोई सवाल, क्योंकि मारने के बाद तो फाइल ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि वो मुसलमान है, कोई सवाल भी नहीं करता है। और ये नफरतों का दौर भी जब बेपनाह हो गया, मेरे मुल्क में ही सच बोलना गुनाह हो गया। देखिए लगातार अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके बेटे असद अहमद के ऊपर बहुत से ऐसे सवाल हैं, उसके एनकाउंटर और अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हर किसी के मन में बहुत से सवाल हैं, और क्यों ना सवाल हो, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया, पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर उसको फिल्मी अंदाज में फिल्माया गया। देखिए आज जिन महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हो रही है, देखिए मैं समझती हूँ कि इस देश के अंदर जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात की जाती है, और इस तरीके से बदसलूकी, चाहे वो किसी माफिया की बीवी हो, किसी माफिया की बहन हो, तो इसी देश के अंदर हमने ये भी देखा है कि आज प्रधानमंत्री ऐसे आरोपियों को छोड़ते हैं देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कर करके, लेकिन फिर उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए आज अगर अतीक अहमद के परिवार के साथ या अतीक अहमद की बीवी या बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, तो देखिए ये तो किसी भी गैंगस्टर और माफिया के लिए हमारी सिंपैथी नहीं है, लेकिन हाँ किसी अगर कोई परिवार की कोई महिला अगर कोई बेकसूर है तो ये इस तरीके का सुलूक, इस तरीके की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी शाइस्ता का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो देश की अदालतें, देश की कानून व्यवस्था है, और वो कानून व्यवस्था के तहत उसको चाहे आप उसे सरेंडर करवाइए, चाहे आप उसके ऊपर जो आरोप है उस आरोप के बुनियाद पर आप उसको सजा दीजिए। लेकिन इस तरीके की बदसलूकी और बदतमीजी और इस तरीके का लाठीचार्ज मैं समझती हूँ कि इस देश की संस्कृति को भी शोभा नहीं देता। हमारे देश के अंदर महिलाओं का हमेशा सम्मान रहा है। जिस तरह से मीडिया का रवैया रहा है, आपने देखा होगा, वीडियो भी काफी वायरल है, जो लोग देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, उनके नकाब उतारे जा रहे थे, आप हैं, ऐसे जबरदस्ती पूछा जा रहा था कि आप है शाइस्ता, आप है शाइस्ता, सब में बुरखों में खोजा जा रहा था कि शाइस्ता कहाँ है। देखिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात पता चल रही है वो यही चल रही है कि शाइस्ता की तलाश चल रही थी, और जिस तरीके से दफीने के अंदर ये बताया गया कि शाइस्ता अपने बेटे की मौत जब की खबर सुनी तो वो वहाँ पहुंची, अपने शौहर की जब मौत और अपने देवर की या जेठ की मौत के बारे में जब उनको पता चला तो फिर वो वहाँ पर पहुंची। तो फिर पुलिस अपने तरीके से उसको देखने की कोशिश कर रही थी। वो कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा था कि शायद शाइस्ता किसी बुरखे में या किसी नाम बदल करके या पहचान बदल करके पहुंची है। तो देखिए और फिर उसी देश का मीडिया ये चला रहा था कि शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए आज किस बात पे यकीन किया जाए, किस बात पे, क्योंकि आज मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया अब हमने देखा है कि बीते 45 दिनों से जो दिखा रहा है लगातार इनकाउंटर को लेकर के, बस पलटने को लेकर के, और जिस तरीके से अतीक और अतीक के भाई और उसके बेटे के बारे में जिस तरीके से लगातार मीडिया दिखाता रहा है, मांग करता रहा है, एनकाउंटर की, लाइव एनकाउंटर की मांग करता रहा है, तो इस देश का मीडिया ये तक चलाता है कि अतीक अहमद ने खुद ये जो ये मर्डर हुआ, ये हत्या जो हुई है, ये जो हत्यारे हैं ये अतीक अहमद के इशारे पर आए हैं। तो देखिए आज कुछ भी कहना आज इस देश की मीडिया से, तो आप जो लोकतंत्र का मजबूत पिलर है उससे तो आप कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते कि शायद आपको सही जानकारी देखने को मिले। मुट्ठी भर आप जैसे कुछ पत्रकार रह गए हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। अदरवाइज आप ये देखिए कि देश का मीडिया तो क्या क्या नहीं चला रहा है। अतीक अहमद के साम्राज्य के बारे में तो चलाता है, जो कई बार का विधायक है, सांसद है, लेकिन एक बार भी उसके इस पद से नवाजा नहीं किया जो संविधान ने उसको ये अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं। मैं मानती हूं कि वो माफिया होगा, वो गैंगस्टर होगा, उसकी अपने इलाके के अंदर उसने अपना एक साम्राज्य बनाया है और लोग उसे डरते होंगे। मैं इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, मैं उसके लिए मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है और शायद किसी के दिल में भी नहीं होगी। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्यों फिर हमारे इस देश के संविधान ने उसको ये अधिकार दिया, क्यों हमारे सिस्टम ने उसको ये अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, उसको सांसद बनाया, उसको विधायक बनाया, उसके भाई को विधायक बनाया, और अतीक अहमद खुद कई बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी जुड़ी हुई हैं कि लोग फिर उसको जब इतना डरते थे तो डर करके वोट भी करते थे। मैडम पत्रकारों को भी मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है, लोग बातचीत करने में भी है ना डर रहे हैं, पत्रकारों से सहमे हुए हैं। देखिए आज जिस तरीके की ये हत्या हुई है उस हत्या के जो ये हत्यारे थे वो जिस भेष में आए थे वो पत्रकारों के भेष में आए थे। और देखिए इसमें बड़ी जो चूक है, जो बड़ी चूक और बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो मीडिया कर्मियों को लेकर के तो उठ ही रहे हैं कि वो कैसे एक
इतने संगीन आरोप का जो अपराधी है उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, क्योंकि तमाम सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो दोनों को इतनी बीते रात 10 बजे जिस मेडिकल अस्पताल में लेके जाया गया वहां पर उनको खबर ही नहीं है कि इस तरीके का कोई आरोपी है, इस तरीके का कोई पुलिस उनको उसको लेकर के आने वाली। लगातार बयान आ रहे हैं, लगातार उन बयानों में कहा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन आरोपियों को यह बात पता चल जाती है, क्योंकि जो मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनको यह बात नहीं पता होती है कि कोई इस तरीके का अतीक अहमद का भाई मेडिकल के लिए आने वाले हैं, लेकिन आरोपियों को जो 3 हत्यारे थे उनको पता चलता है, वो रेकी करते हैं बाकायदा 14-15 दिन से बताया जा रहा है या 20-25 दिन से बताया जा रहा है कि वो प्रयागराज के अंदर हैं, रेकी कर रहे हैं। और सवाल बड़ा ये भी है कि एक दिन पहले से, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में बताया है तीनों ने, कि वो एक दिन पहले उस अस्पताल की रेकी करने गए थे, और क्योंकि अस्पताल वालों को नहीं पता है, लेकिन इन तीनों आरोपियों को कैसे पता चला। उसके बाद आप ये देखिए कि क्यों ना मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो फर्जी माइक, फर्जी कैमरा लेकर के, डमी कैमरा, क्योंकि अक्सर ये इतनी आसानी से डमी कैमरा, डमी माइक नहीं मिलता है, डमी कैमरा, डमी माइक लेकर के वहां पे पहुंचते हैं, आई कार्ड बाकायदा लेकर पहुंचते हैं, और इतनी ऐसे जब वो मेडिकल के लिए जा रहे थे तो कैसे प्रेस वालों को बुलाया गया, जबकि आपने देखा कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, दिखाई जा रही है कि कितनी बड़ी पुलिस की निगरानी के अंदर, घेरे के अंदर ऐसे अपराधी को लेके जाया गया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 2-4 चंद पुलिस वालों के अलावा वहां पर कोई नहीं था, कोई ऐसा घेरा नहीं था रात के बीते 10 बजे। लेकिन पुलिस की तरफ से जो चूक रही वो बड़ी चूक ये रही कि इतने पुलिस वाले नहीं थे साथ में। उसके बाद आरोपियों ने लगातार अंधाधुंध 15-20 फायर की, और फायर करने के बाद आप ये देखिए कि पुलिस वाले काउंटर कोई फायर नहीं करते, बल्कि उसको पीछे से पकड़ते हैं, अपनी गन नहीं निकालते, कोई काउंटर नहीं किसी तरीके का किया, और फिर उसके बाद वो आरोपी जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो यानी कि किस तरीके का नैरेटिव हम समाज में सेट कर चुके हैं कि आज कहीं से भी कोई सरफिरा 3 अलग-अलग जगह से, एक जो लवलेश तिवारी है वो बांदा से है, उसके बाद अगर हम दोनों आरोपियों की बात करें, कोई हमीरपुर से, कोई कासगंज से है, अरुण मौर्य कासगंज से, ये जो तीनों जो आरोपी हैं ये एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन कैसे ये इकट्ठा होते हैं, कैसे प्रयागराज में 15-20-25 दिनों से रहते हैं, कौन इनको फंडिंग करा रहे, क्योंकि सब तो गरीब परिवार से हैं, किसी का बाप किसान है, किसी का ड्राइवर है, कोई चंद वो दुकान लगाता है, एक आरोपी का तो के माँ बाप दोनों ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से उनके पास 5-7 लाख की जो है विदेशी पिस्टल जो है उनके पास आती है, कौन मुहैया कराता है, कौन इसके पूरे पीछे मास्टरमाइंड है, क्या आपको जिगारा पिस्टल है तुर्की का है, तो मैं वही पूछना चाहती हूँ कि ये उनके पास कैसे आया। वो देखिए वो जिस तरीके के अपराधी हैं वो बहुत ही ज्यादा चोरी डकैती वो इस तरीके के जुर्म के अपराधी हैं, लेकिन इस तरीके का ना तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है। मैडम मेरा एक सवाल है कि एक देश में एक ही कानून है, लेकिन अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह आपने भी लगातार आरोपी कहा, यही अगर कोई मुसलमान होता तो आतंकी कहा जाता, आरोपी नहीं कहा जाता। एक 2 अल्फाज अलग अलग क्यों? कानून एक है, देश एक है, अल्फाज यानी धर्म का फर्क क्यों करते नहीं? देखिए 2014 के बाद एक देश 2 कानून इस देश के अंदर बना दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद एक वोट बैंक को जिस तरीके से डराने, एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश 2014 का चुनाव किस पर हुआ आप जानते हैं, और उसके बाद 2019 का चुनाव, फिर अब 2024 सर पर है, तो किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को किसी मीडिया ने आतंकी से नहीं कहा। देखिए तीनों आरोपियों का कोई इतिहास नहीं बताया गया किसी तरीके का, कोई मीडिया, बल्कि मीडिया तो खुशियां ये मना रहा है कि एक माफिया का अंत हुआ, माफिया का साम्राज्य बताया जा रहा है, लगातार ये दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी इन तीनों आरोपियों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस कस्टडी मांगती है, रिमांड मांगती है, लेकिन इसको सीधे ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 14 दिन की। तो यानी कि पुलिस को कोई पूछताछ नहीं करनी है, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाया तो फिर सारे पाप धुल गए हैं, और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद तो कोई आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि मौत तो एक मुसलमान की हुई है, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो, तबरेज अंसारी हो, जुनैद हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, क्योंकि कोई सवाल, क्योंकि मारने के बाद तो फाइल ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि वो मुसलमान है, कोई सवाल भी नहीं करता है। और बल्कि एक देश की एक आबादी ऐसी है जो इस बात से खुश होती है कि मोदी जी ने सफाया, धीरे धीरे मोदी जी जब से आए हैं तो सफाया और हमें आजादी मिल रही है। सवाल है कि ये तीनों जो है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये आतंकी आरोपी है? देखिए ये पूरी तरीके से आतंकी है, क्योंकि ये जिस तरीके का आप ये देखिए कि पूरा, अगर आप ये पूरी घटना को अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वो क्रिमिनल हैं, ये सुपारी किलर हैं कि जिनको सुपारी दी गई। पूरी तरीके से इस तरीके की पिस्टल चलाना, मैं समझती हूँ कि ये इतना कोई भी एक छोटा मोटा जो मुजरिम होता है, छोटा मोटा जो अगर कोई गैंगस्टर होता है, वो इस तरीके की बड़ी विदेशी पिस्टल नहीं चला सकता। मीडिया जो है कहने में हिचकिचा क्यों रही है आतंकी?
देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगी? देखिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इससे मैं समझती हूँ कि सारी बात साफ हो जाती है, क्योंकि आज जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में आज वो उसका परिवार मिल चुका है, क्योंकि देश की अदालतों को न्याय करना था, देश की अदालतों को इंसाफ देना था उस परिवार को, उमेश पाल के परिवार को। लेकिन आज आप ये देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि एक लंबी कतार है, लंबी लिस्ट है, उन माफियाओं का भी सफाया करें जो जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, 200 मुकदमे हैं, जिनका साम्राज्य यूपी के अंदर फल फूल रहा है, संरक्षण मिल रहा है सरकार का। लेकिन मैम जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, वो कह रही है कि यूपी के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, फायदा लेने के लिए चुनाव में ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो देखिए दंगे भी होते हैं, दंगे फसाद करवाए जाते हैं, क्योंकि देखिए आपस में हिंदू और मुसलमान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। आपस में देखिए यहाँ पर सब लोग भाई भाई मिलजुल करके रहते हैं। ये यहाँ की जो दंगा करा रही हैं, जो आपस में जो ये सब चीजें चल रही हैं, ये कौन करा रहा है? ये देश की सरकारें करा रही हैं। ये मेरे किसी भी हिंदू भाई को या मेरे किसी भी हिंदू जानने वाले को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भी किसी से कोई तकलीफ नहीं है। इल्जाम लगा लिया अब सरकार। बिल्कुल सर, ये 2014 के बाद ये जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है और खास करके एक तबके को टारगेट कर करके, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे? और लगातार सवाल एक समुदाय को लेकर के जिस तरीके से उसको ये कहा जा रहा है कि ठीक है तुम अगर रहना है तुम रहो, लेकिन दूसरे दर्जे का नागरिक बन करके रहो। तो दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए इस तरीके से सड़क चलते किसी भी व्यक्ति की दाढ़ी खींच ली जाती है, टोपी खींच ली जाती है, किसी महिला का बुर्का खींच लिया जाता है, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर लिंचिंग और फिर गोली। तो ये काम कर रहा है। तो बिल्कुल अब तो खुलकर, अब तो पूरी तरह खुलकर के मीडिया जो जिसके लिए काम कर रहा है, जिन आकाओं के लिए काम कर रहा है, वो पूरी तरीके से उसके पक्ष में आके खड़ा हो गया। देखिए ये तो मीडिया की हेडलाइन है और वो कुछ भी चला सकती है, क्योंकि देखिए अब मीडिया की जो पत्रकारिता है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता आज की मीडिया कर रही है वो देखिए उसको इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है, इसीलिए उसको चाटुकारिता कहा जाता है कि जो सत्ता के साथ मिलकर के जिस तरीके की वो पत्रकारिता कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा पे काम कर रही है, प्रोपेगेंडा पे।